वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, कोयटा में हजारा कम्युनिटी का धरना जारी है। दहशतगर्दी का शिकार 84 अफराद की जो मैयतें हैं, इनकी तदफीन अभी तक उनके लवाहिकीन ने नहीं की है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह से, जो कोयटा में इस वक्त मौजूद है, हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं जब से सानिया कोयटा का जो वाकया है ये पेश आया। फरीदुल्लाह ये बताएगा कि लवाहिकीन अभी तक अपने मुतालिबात पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक कोयटा को फौज के हवाले करके टारगेटेड ऑपरेशन नहीं किया जाता वो मैयतों की तदफीन नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि मैयतें खराब भी हो सकती हैं। और जी बिल्कुल, जो सानिया किरानी रोड पेश आया था, इसमें जो 84 अफराद थे, अब इनकी तादाद बढ़ के जो है अभी सुबह इत्तला मिली है कि CMH में एक और जेर इलाज 16 साल नौजवान था जिनका नाम अहमद था, वो भी जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ बौक हो गए। इस तरह जो है अब तक की जो तादाद होगी वो 90 हो गई है और जो डेड बॉडीज यहाँ पड़ी हुई वो 84 अफराद की हैं। मैते लावाला इतने 4 दिन से यहाँ पड़ी हुई तो उनके खराब होने का खदशा, तमाम को बर्फ लगाई गई है। तो जो लवाहिकीन उनका ये कहना है कि जब तक हमारे कोयटा शहर को जो है फौज के हवाले नहीं किया जाता वो अपना ये धरना जारी रखेंगे। दूसरी जानिब गवर्नर बलूचिस्तान ने कल इन्हें यकीन दहानी भी कराई थी कि आप अपना धरना खत्म कर दें कि हम आपका ये जो मुतालबात हम पूरे कर देंगे। लेकिन जो इनकी शिया तंजीमें मुख्तलिफ उनके कुछ नुमा एग्री करके थे, लेकिन जो लवाहिकीन है वो इस बात पे बिल्कुल डटे हुए हैं जब तक कोयटा शहर को आर्मी के हवाले नहीं किया जाता तो हम अपना धरना जारी रखेंगे और तदफीन भी नहीं होने देंगे। इस सिलसिले में ये बताया गया कोयटा BMC अस्पताल जो है वहाँ आर्मी की कुछ नफरी पहुंच गई है, जैसे हुकूमत की जानिब से या गवर्नर बलूचिस्तान की जानिब से कोई अहकाम जारी होते हैं तो आधे घंटे के अंदर वो शहर में इन्हें डिप्लाई कर देंगे। जी अच्छा फरीदुल्लाह, टारगेटेड ऑपरेशन भी किया गया कल जिसमें 4 हलाकतें भी मुश्तबा अफराद की। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो है तकरीबन 3 बजे करीब किरानी रोड का इलाका है, वहाँ ऑपरेशन किया गया है। वहाँ एक घर पे छापा मारा गया, FC ने किया है। जो FC ने इलाके को घेरे लेके और घर में दाखिल होने की कोशिश की, वहाँ जो मुश्तबा अफराद थे उन्होंने उस पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में पुलिस FC ने भी जवाबी फायरिंग की और 4 अफराद जो है इसमें जाँ बाक हो गए और 8 अफराद को बताया जा रहा है गिरफ्तार किया गया। उनमें से कालागन तंजीम के अहम रहनुमा भी शामिल है। उनके कब्जे से भारी मिकदार में गोला बारूद है, तैयार शुदा बम है, क्लाशिनकोव है, मार्टर की गोले और दूसरा ऐसा सामान बरामद किया गया जो बम बनाने में इस्तेमाल होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह आपका। समी साहब, काई साहब, अब इशारे इस तरह के मिल रहे हैं कि शायद बलूचिस्तान को फौज के हवाले कर दिया जाए। सदर जरदारी ने बात कहा आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुल के तो नहीं की, मगर ये उन्होंने कहा है कि हम आपके तमाम मुतालबात पूरे करेंगे। और उसके साथ ही जो गवर्नर हैं बलूचिस्तान के, वो उन्होंने भी ये कहा है। जरदारी साहब का भी एक बयान आया है कि अगर जरूरत पड़े तो फौज जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन कर सकती है। मगर सवाल ये है कि अभी ये जो हम पूछ रहे थे उनसे, क्या जो लोग पकड़े गए हैं उनका कुछ लेना देना है इनके साथ, और फिर ये क्या कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जाती है एक जो जब इतना बड़ा वाकया हो जाए तो फिर फौरी तौर पे 4-5 बंदे पकड़ लिए, मार दिए। लेकिन बात यह है कि कोई अंदाजा है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ बम फैक्ट्रीज इनकी कहाँ पे हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से है। अभी कल मैं जिक्र कर रहा था ANP के जो सरबराह तो नहीं, सॉरी, उनके लीडर जायद खान साहब कह रहे थे टीवी पे आके कि जी ये प्रॉक्सी वॉर है, अगर ईरान और सऊदी अरब के माबैन तो हमारी सरकार क्या कर रही है भाई, उनसे बात करे। अगर तो ये बात, ये एक जिम्मेदार आदमी है, हुकूमत की कोलिशन में है, सेनेटर हैं, उनके वजीर भी रह चुके हैं और हैं भी, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं तो ये इसका कोई नतीजा निकले। नतीजा कोई नहीं निकलता और यूं लगता है कि पुरस्कार खामोशी है। और क्यों है? और अब जो बातें मीडिया में होना शुरू हो गई वो बड़ी मानी खेद है समी साहब कि ये जी क्या हम कहीं फिर किसी मार्शल लॉ की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। इस तरह की मैं रात को गुफ्तगू सुन रहा था, सुबह सुबह कुछ प्रोग्राम जो रिपीट होते हैं। खैर वो मार्शल लॉ की जो बात है वो शायद उनकी ख्वाहिश हो, उनकी ख्वाहिश है हो, मगर बात अब लोग यही कर, अब ये जो हजारा के लोग हैं अब वो क्या करें। अब हतमी और आखिरी जो आपके पास फोर्स एक रियासत में होती है वो आर्मी होती है, फौज होती है। आप सिविलियन को देख चुके हैं, सेमी सिविलियन जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या पैरामिलिट्री उसको वो देख चुके हैं। अब फौज भी आ जाए तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जी कि टेक्निकली तो फौज के पास ही है सारा इंतजाम इंसराम वहां पे, जिस तरह के वहां हालात चल रहे हैं। तो एक फिलहाल कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एक बदनसीबी है। इसमें मैं एक तो मैं देख रहा था अब इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं मीडिया से। गार्जियन में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें उन्होंने हेडलाइन भी ये लगाई है कि जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कोट करके ये कहा गया है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ISI जो है नाम लेके उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ जो ये तंजीमें कालदम उनके खिलाफ एक्शन करने से खौफजदा है, अच्छा, या वो उनको दरपर्दा अभी तक उसकी सपोर्ट जो है ना वो जारी है।
और मैं इसमें कोट करूंगा शेख वकास अकरम को, कोलेशन में हैं, वजीर भी हैं, बड़े जिम्मेदार वो सियासतदान है, और फिर उनका ताल्लुक जिला झंग से है जहां लश्कर झंगवी की और ये सिपाही साहबा की तश्कील हुई थी। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कल कहा प्रोग्राम में कि जनाब ये जो इन कालादम तंजीमों के जो लोग हैं उनको तो आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं सरकारी तौर पर, उन्हें पंजाब में प्रोटोकॉल मिल रहा है, फिर उसके बाद वो बहुत सारी गुज़श्ता चंद महीनों में मुख्तलिफ तंजीमें बनी हैं जो कई मजहबी जमातों का मजमुआ है जो इंडिया के हवाले से बात कर रही हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ तालिबान के साथ बातचीत करने के हवाले से प्रेशर बढ़ा रही हैं। तो बुनियादी तौर पर यह मामला इतना सीधा नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं है। आप खौफज़दा क्यों कह रहे हैं? खौफज़दा क्यों? ये मैंने मीडिया में बेसिकली वो उन्होंने एक तरीके से इसको हाईलाइट किया है, उनका अपना एक, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने ये कहा है, लेकिन बुनियादी मसला ये है कि ये कारोबार कत्लो गारत का इसलिए चल रहा है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के इदारों में, खास इदारों में, एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उन कालादम तंजीमों के हमदर्द हैं और आज तक उनके खिलाफ कभी फैसला कुन ऑपरेशन इसीलिए नहीं हो सका। मैं ये नहीं कह रहा कि बतौर इंस्टीट्यूशंस हमारे उन इदारों की कोई ये पॉलिसी है, लेकिन बड़े पावरफुल लोग उनकी सफों में बैठे हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब है लोग हमारे अंदर ही बैरूनी लोग जो हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो है शाजिया, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये जो कत्लो गारत करने वाले हैं, ये अंदरूनी ही लोग हैं। ये देखिए ना, दो प्रॉक्सी वॉर्स की बात होती है। उधर चाइना को हमने गवादर दे दिया, अब अमेरिका के पेट में मरोड़ उसके उठ रहे हैं। यहां दूसरी जो जंग है कत्लो गारतगरी की फंडिंग जो है वो अमेरिका और चीन का नाम आ रहा है। तो ये जो लिखते हैं अपने अखबारों में, ये हमें अजाब तो हमने अपने खुद ही घेरे। ये ज़ियाउल हक साहब ही लेके इनको यहां आए थे ना, अब उन्हीं के बनाए हुए सियासतदान हमारे सरों पर दोबारा आने वाले हैं। बात यह है कि ये तो हमारे घर के अजाब हैं, मौजूद हैं, मगर ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें वो उनको भी हम जो है वो क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ ये रेशा दवानियाँ क्या है। मैं यहाँ अर्ज कर चुका हूँ आपसे कि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी बदनसीबी उसकी ज़मीन के नीचे उसकी दौलत है जिस पे सबकी नज़र है। फिर गवादर का इशू है, फिर चाइना का अपना प्रॉब्लम है कि जिसे आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, वो नेपाल में भी उसके वो ले रहा है, बना रहा है, वो श्रीलंका में भी अपनी पोर्ट बना रहा है, बांग्लादेश में भी वो वहाँ पे एक बड़ा बिल्डर है जो डीप सी पोर्ट बन रही है। तो ये इनकी लड़ाई है, मगर बात ये है उनको हम क्या कहें, ये जो हमारे किधर गए हैं, वो हमारे जो 5 साल यहाँ पे हुकूमत करते रहे चीफ मिनिस्टर। चलिए मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सानिया कोयटा के खिलाफ जो है वो धरने जारी हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ कराची से होंगे हमारे नुमाइंदे साद बुखारी। ब्रेक के बाद के बाद खुशामदीद। सानिया कोयटा के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं, रोड्स को ब्लॉक किया जा रहा है, धरने दिए जा रहे हैं। इस वक्त हम चलते हैं कराची, हमारे नुमाइंदे साद बुखारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साद बुखारी, क्या कहना है इन लवाहिकीन का, इन लोगों का, कि कब तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक इनके मुतालिबात पूरे नहीं होंगे? कहते क्या अब ये लोग? जी बिल्कुल, जो धरनों के शुरका हैं उनका यही कहना है कि जब तक फौज के हवाले नहीं किया जाता कोयटा को और दहशतगर्दों के खिलाफ कोयटा में ऑपरेशन नहीं किया जाता, उस वक्त तक धरने जारी रहेंगे। कराची में 24 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर यह धरनों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर, जहाँ मरकजी धरना दिया जा रहा है। इनका ये कहना है कि ऑपरेशन के बाद भी जब तक कोयटा के शोधा की तदफीन नहीं हो जाती और कोयटा का मरकजी धरना खत्म नहीं होता, उस वक्त तक ये सड़कों पर बैठे रहेंगे। 36 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। बड़े बच्चे, खवातीन, आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, खवातीन की बड़ी तादाद है। ये रात गए खुले आसमान तले बैठे रहे। इनका ये कहना है कि जो वाकयात यके बाद दीगरे रोनुमा हो रहे हैं, अलमदार रोड का वाकया पेश आया और फिर अब करानी रोड का अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 80 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। इन वाकयात में मुकम्मल तौर पर इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। पिछली बार जब अलमदार रोड के वाकये के बाद धरने दिए गए थे, मुतालबा तस्लीम तो हुए लेकिन उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए। तो अब इनका यही कहना है कि जब तक कोयटा के मरकजी धरने के शुरका को इस बात की यकीन दहानी नहीं हो जाती कि दोबारा ये कोई अफसोसनाक वाकया रोनुमा नहीं होगा, ऑपरेशन के नताइज मजबूत सामने आए हैं, जब तक वो धरना जारी रहेगा उस वक्त तक कराची में भी तमाम मकामात पर धरना देते रहेंगे और सड़कों पर ही बैठे रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साद बुखारी। लाहौर चलते हैं मुजाहिद शेख के पास। मुजाहिद, कल शाम में हमने देखा कि पूरे लाहौर में जो ट्रैफिक थी वो बिल्कुल दरम भरम सारा निजाम हो गया था। इस वक्त क्या सूरत हाल है बाहर ट्रैफिक की? क्या कह रहे हैं जो मुजाहिरीन है? इस वक्त मुजाहिरीन ने कहाँ धरना दिया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल शाजिया, इसी तरह से जो कराची की तरह ही सूरत हाल है लाहौर की भी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही धरना दिया हुआ है, लेकिन मरकजी धरना जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर है
और यहाँ पे चारों तरफ से जो ट्रैफिक है वो तो बंद है, पुलिस खड़ी हुई है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो हमें यहाँ पे इतलात मसूल हो रही है कि कुछ देर तक इमामिया कॉलोनी जो जीटी रोड है वहां पर भी धरना दिया जाएगा। उसके अलावा रात को जो है वो ठोकर न्याज बेग में भी धरना जारी था और इसी तरह से चुंगी अम्बर सदू जो फिरोजपुर रोड है वहां पे भी धरना था। और लाहौर के मजीद जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज से मजीद जो है धरना दिया जाएगा। और मुजाहिदीन जो जहाँ पे धरना दिया हुआ इनका यही मुतालबा है कि जब तक कोयटा का मरकजी धरना खत्म नहीं होता और उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता, वो इसी तरह से धरना देकर बैठे रहेंगे। और रात भर शदीद सर्दी थी और खवातीन यहाँ पे जो देखने में आया, खवातीन की बड़ी तादाद जो थी वो मौजूद थी, छोटे बच्चे थे, वो भी जो है वो खुले आसमान तले बैठे रहे और सुबह जो है नमाज की अदायगी की गई। और उसके बाद अब जो शिया उलमा हैं वो खिताब कर रहे हैं और जो वहाँ पे हालात हुई हैं उनके हवाले से बयान किए जा रहे हैं और ये सिलसिला तमाम धरनों में जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद शेख आपका। जी, और इसी मसले को हल करने के लिए 6 रुकनी पार्लिमानी वफ्द बलूचिस्तान जा रहा है। इसी हवाले से अपडेट ले लेंगे इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे ज़मीर हैदर से। ज़मीर, आपने भी सुना देखा किस तरह मुजाहिरीन पूरे मुल्क में धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जो 6 रुकनी पार्लिमानी वफ्द जा रहा है, किस किस्म की हिदायत लेके जा रहे हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए, और इस वफ्द में शामिल कौन कौन है? देखिए, इस वक्त में ये कमर ज़मान कायरा जो है की क़यादत में ये वक्त जा रहा है। इसमें नदीम अब्दुल चंद जो है वो भी हैं, सेनेटर कुबरा इमाम हैं, यास्मीन रहमान हैं, फिर मरा बख्श चांदियों हैं और मीर हजार खान बिजरानी भी इस वक्त में शामिल हैं जो कि वजीर हैं इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के। तो ये 6 रुकनी वक्त जो जा रहा है, इनको वज़ीर आज़म ने हिदायत की दी है कि वो वहाँ पे असेस करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, उसका जायजा लेंगे। जो मुतासरा खानदान हैं उन लोगों से मिलेंगे और जिनके अजीज और कारब शहीद हो गए उन लोगों से मिलेंगे। अच्छा ज़मीर, ये बताइए कि पिछली दफा भी हमें याद है कायरा साहब भी गए थे, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और अब फिर दोबारा जा रहे हैं। तो ये क्या एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी लगती है? इसके पास कोई मैंडेट है या सिर्फ जिस तरह आप कह रहे हैं ये मामलात को असेस करके और इज़हार ताज़ियत के बाद आ जाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल ही होगी क्योंकि इस लेवल के वक्त को शायद वो उससे वो बात भी ना करें। उनके खासतौर पर जो हज़ारा के लीडर्स हैं वो इस लेवल के वक्त से शायद बात भी नहीं करेंगे क्योंकि अब जो हालात हैं, खासतौर पर आपने देखा होगा जब पिछली दफा गए थे तो कमर ज़मान कायरा तो वजीर आज़म के साथ बैठे हुए थे तो इनको स्नब कर दिया था, इनको चुप करवा दिया था और उन्होंने कहा था कि आप हमें वजीर आज़म से बात करने दें। और जब उनसे बात हो रही थी वहाँ पे इमाम बारगाह में बैठकर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस वक्त के जाने से कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा ज़मीर, ये बताइए क्या आपकी इस डेलीगेशन के किसी रुकन से बात हुई या आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? हुकूमत जो मुतालबा है इनका हज़ारा कम्युनिटी का, कोयटा में फौरी तौर पर फौज की डिप्लॉयमेंट का कोई इरादा रखती है? कुछ बता रहे हैं आपके सोर्सेज? सभी जो हमारी रात तक बात हुई है लोगों से, उनका तो ये था कि हुकूमत की कोशिश ये होगी क्योंकि पहले जो इनका मुतालबा माना गया कि गवर्नर राज लगाया जाए तो वो तो ठीक था। और अगर आपको मालूम हो तो आइंदा कुछ दिनों में तो गवर्नर रूल जो है वो गवर्नर राज खत्म करके दोबारा हुकूमत लाने का फैसला किया जा रहा था क्योंकि केयर टेकर सेटअप लाने के लिए जो है वो हुकूमत को बहाल करना जरूरी था सूबाई हुकूमत को। तो ये तो उस तरफ जा रहे थे और अचानक अब ये जो इनको सूरत हाल जो सामने आई है तो इससे तो काफी परेशानी है हुकूमत को। और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी वो इस मुतालबे को मानेंगे। लेकिन हज़ारा का जो इस वक्त हज़ारा ट्राइब का जो इस वक्त आज़म है या जो उनका धरना है और जो जिस पर वो डटे हुए हैं उसके सामने तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मान जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर आपका। लगता यही है कि जो ये पार्लिमानी वफ्द जा रहे हैं कि खातिर खा इसके नताइज नहीं निकल सकते। समी साहब, हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ज़मीर हैदर जो बता रहे हैं कि अभी फौज की डिप्लॉयमेंट का कुछ इरादा नहीं है। लेकिन अगर कामरान हमारे नुमाइंदे साथ हैं उनसे मालूम कर लें। आज सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस भी है क्योंकि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई इस तरह का फैसला दे सकती है अमन के हालात के लिए कि आप
जो दूसरी जो एजेंसीज हैं उनको डायरेक्शन दे सकती है कि आप कोई उनकी मदद हासिल कर लें। हाँ जी। और कोई ऑपरेशन के लिए कोई इस तरह का कोई बहरहाल डायरेक्शन दे सकती है, सूरत हाल निकालनी पड़ेगी, आपको बीच की सूरत हाल निकालना पड़ेगी, क्योंकि जो ये एक स्टैंड स्टिल आ गया, एक तो ये प्रॉब्लम है कि मैयतें अभी तक पड़ी हैं, दूसरा ये है कि वो लोग जो वहां पर बैठे हुए धरना दे के वो एक्सपोज्ड हैं और कोई और भी वाकया रुनुमा हो सकता है। इतने इस तरह ओपनली जो सिक्योरिटी है उसको नहीं आप प्रोवाइड कर सकते। और फिर ये जो वाकयात हैं इनका जो स्पिल ओवर है, जैसे लाहौर में कल एक आई सर्जन कत्ल हो गए, कभी लाहौर में इस तरह का वाकया बहुत कम होते हैं, तो ये एक अंदेशा है कि इसका स्पिल ओवर दूसरे इलाकों में अगर चला गया तो फिर सूरत हाल कहीं काबू से बाहर ना हो जाए। तो इसका फौरी तौर पर नतीजा निकालना बहुत जरूरी होगा और हुकूमत को चाहिए कि ये कोई अना का मसला नहीं है। अगर वहां पर टारगेटेड ऑपरेशन करने के लिए फौज की जरूरत है तो फौज सिविल इदारों की एड के लिए इसमें आ सकती है। इसमें ये अना का मसला बिल्कुल नहीं है और हुकूमत ने बिल्कुल इसमें कोई अना नहीं दिखाई। ये उसकी इनकॉम्पिटेंस का मसला है। उसकी 4-5 सालों में जो हम कारकर्दगी देख रहे हैं, अना क्या और वो प्रियोरिटीज ही ये नहीं है। देखिए ना, आप हुकूमत में गए हैं तो आप किस काम के लिए गए हैं? वो काम हमें नजर आ रहे हैं सारे जो आप कर रहे हैं। बात यह है कि आपकी आपस की लड़ाई है, इदारों के साथ आपका उलझाव है, उसके बाद करप्शन की दास्तानें हैं, ये आपने इस तरफ से बिल्कुल नजर जो है। और फिर जब हम आपसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी वो देखिए जी हम बिल्कुल बेअसर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। और जहां करने वाले काम है वहां तो भाई आप यहाँ पे बदनवानी करने में तो बेअसर नहीं है, जो हमें सारी कहानी नजर आई है। तो बात ये इनकॉम्पिटेंस की बात है। और ये जो सीरियस बात अब आ रही है, ये देखें आज ये समी साहब जो कह रहे हैं ये वाकया हुआ, अब लोग इसे अपने तौर पर इंटरप्रेट कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू रीड अ लॉट इन इट, कि वो कह रहे हैं जनाब क्या हो रहा है, ये किस तरफ हमें लेके जाया जा रहा है, क्या किसी नए गैर जमहूरी सेटअप की बात हो रही है, क्या इलेक्शन को मुल्तवी करने की बात की जा रही है। ये अब कहानियां इसके साथ आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा, इसमें बिल्कुल ये सिर्फ कोई इनकॉम्पिटेंस की बात नहीं है। खासतौर पर बलूचिस्तान में और KPK में, ट्राइबल एरिया में जिन इदारों के हाथ में सिक्योरिटी है, ये ऑपरेशन उन्होंने करना है। इसमें जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका वो कोई इख्तियार नहीं है और बिल्कुल वो इसमें नहीं कर सकती, नहीं ऑर्डर दे सकती, इसलिए कि वो मामला उनके कुली उनके हाथ में है। और ये जिन लोगों ने ऑपरेशन करना है, अगर वही उसके अंदर पावरफुल लोग हैं और वो अपने इन जो उनकी प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, अगर उनके लिए शील्ड बन जाएंगे उनको बचाने के लिए, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस का मसला नहीं है, इसमें एक बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। उन इदारों की सोच में भी तब्दीली, उन जो पावरफुल लोग हैं उनकी सोच में तब्दीली की जरूरत है। और जो लोग प्रोटोकॉल लेके फिर रहे हैं, वो कालादम तंजीमें, उनके लोग कैसे फिर रहे हैं? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। एक बात आप देखें, मैं एक कॉम्पिटेंस की जो बात कर रहे हैं, देखें उसामा बिन लादेन मरा, साल से ज्यादा हो गया, उसको कमीशन बना, साल से ज्यादा हो गया, रिपोर्ट आ गई, उसको पब्लिक ही नहीं कर रहा है। तो जब आप अपने अंदर के गंद को नहीं बताते कि कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, बात यह है, एक किताब है जिसका नाम है आईन पाकिस्तान, ठीक है? उस आईन पाकिस्तान में इख्तियार तो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिखे हुए हैं तो फिर हम मान लेते हैं। और अगर वो आइन जो है वो अख्तियार दे रहा है प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, एंड इफ दे कैन नॉट डिलीवर, आई एम सॉरी टू से दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, मैं नहीं ये कह रहा, आप कह रहे हैं, अगर वो डिलीवर नहीं कर सकते भाई तो फिर वो कोई और काम कर लें, ठीक है? यहाँ पे कोई टावर बना लें, कोई और चीज कर लें ना, ये ना करे काम, क्योंकि आइन के तहत हमने आपको ये ताकत दी है, अवाम आपके पीछे खड़े हैं और आप कहते हैं हम बड़े बेबस हैं। अगर आप बेबस हैं तो और पेशे खत्म तो नहीं होगा। क्या उसी किताब में लिखा हुआ है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी जाएगी? नहीं, उसी किताब में लिखा हुआ है कि हाथ बांध के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के सौदे। अगर आपको ये डर लगता है तो इलेक्शन लड़ना छोड़ दें। अगर आपको फांसी से डर लगता है तो इलेक्शन लड़ना छोड़। अगर आपने फांसियों के डर से कंप्रोमाइज करके अवाम के मफाद पे कंप्रोमाइज कर लिया है तो अपने गिरबान में जाग के खुद अपनी बात करें। हमने आपको अपनी फांसियां याद आ गई, 250 बंदा मारा था बेनजीर भुट्टो के साथ, वो तो किसी का बेटा ही नहीं था। यहाँ पे कोड़े लगे, यहाँ पे फांसी किसने मारा था? जिसने मारा, जिनने मारा था उनको एक्सपोज करें ना भाई। जियाउल हक ने मारा, जियाउल हक के हवारियों ने मारा, मार्शल लॉ ने मारा, मगर आप बात क्या है? वो तो जो लड़े थे वो तो लड़ रहे हैं, आप जाके उनके साथ हाथ मिला के बैठ गए उनके दस्तरखान पे। तो इस तरह ना करें। आप अपना अगर फरीजा पूरा नहीं कर सकते, इसी पर एक कॉल है, इसी पर आपको ये डर लगता है, कॉल से अगर आप खौफजदा हैं तो हुजूर ये आपका मामला है ना, हमारा मामला तो नहीं है। शोर कुछ खत्म हो तो मैं अर्ज करूं, बात सिंपल सी ये है कि ये जो इदारे हैं इनके अंदर जो पावरफुल लोग हैं कुछ, उन्होंने इन इदारों को भी अपना होस्टेज बनाया हुआ है। इन ये बतौर इदारा इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। लगाया किसने?
पावरफुल लोग मौजूद हैं, वो पिछले 65 साल का गंद है जो मौजूद है, उसको निकालने के लिए एक आपको कंसर्टेड एफर्ट चाहिए जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम स्टेक होल्डर्स, अवाम और जो सेल एलिमेंट है वो साथ मिलेगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं का आप केस तो कर नहीं सकते, आप जो है एक करप्शन के केस को तो पछा नहीं, आप तो कीर सादक को तो पकड़ नहीं सकते और बाकी लोगों को आप ठीक कर लेंगे। आप आपकी तरजीह ये नहीं है, आपकी हुकूमत में जाने की तरजीहात और वाज़ेह साफ नजर आ रही है क्योंकि जिम्मेदारी आइन में उनको दी गई है, इसीलिए उनका ये नाम सिविलियन का नाम ले रहे हैं बार बार, क्योंकि बड़ा आसान है सिविलियन को क्रिटिसाइज करना। और सारा गंद पिछले 65 साल में एजेंसीज पाकिस्तान की यही करती रही हैं, अपना गंद सारा उनके ऊपर डालकर उन्हें बदनाम करने का काम करती रही हैं। हमें तो ये पता था कि हमने वोट देके कहा था एजेंसियों से जान छुड़वा दो, जर्नैलों से जान छुड़वा दो, इन्होंने हाथ ही मिला लिए। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले एक कॉलर है हमारे साथ, इरफान है कराची से। हेलो हेलो, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, कराची से एक कॉलर है हकावान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं दुनिया टीवी के वजह से एक दुआ पढ़ना चाहता हूँ। वो दुआ ये है कि आप भी पढ़ ले कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका तर्जुमा है हम अल्लाह ही के बंदे हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। लेकिन इस बात का ये मकसद हरगिज नहीं है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हम दहशतगर्दी के जरिए वापस जाएंगे। बिल्कुल, इसका हर इस आयत का ये मतलब हरगिज नहीं है। मैम, आप बैठे हुए हैं, तीनों अफराद बैठे हुए हैं, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं। हमारी सोच जहाँ से खत्म होती है वहाँ जर्नलिस्ट की सोच शुरू होती है। आपको शायद याद होगा कि सऊदी अरेबिया में एक वाकया हुआ था दहशतगर्दी का, आज से कोई 20 साल 10 साल पहले। सऊदी हुकूमत ने सर जोड़ के बैठ गई कि हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी का वाकया क्यों हुआ है, जबकि उनके यहाँ हजारों हर साल बल्कि पूरा साल लाखों ज़ायरीन आते हैं। अगर उस वाकये में काबू ना पाया गया तो वहां पे ये सिलसिला चल पड़ेगा। बिल्कुल, आप सबको याद होगा कि उसके बाद आज तक सऊदी अरब में दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने नेक नीति से अपने मुल्क के अंदर सारा काम किया। 9/11 आपके सामने है, एक वाकये से वो गुजरे, उन्होंने इस तरह अपने मुल्क की पॉलिसी बनाई कि उसके बाद 9/11 का कोई और वाकया उस मुल्क में नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अंदर चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, हम बेहिस हैं। हम बेहिस हैं, हम इतने बेहिस हैं कि हमारे पड़ोस में कोई बंदा मर जाता है या कोई कत्ल हो जाता है, हम कहते हैं ओ जी ये गलती होगी, अब डाकू ऐसी तेरे मुकाबला क्यों किया, ये चुप के दे देना। ये कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है। मैं रहमान मलिक साहब को आपके चैनल से, बल्कि मुझसे ज्यादा आप लोग बेहतर समझते हैं, मैंने आपसे कहा ना, जहां हमारी सोच खत्म होती है अवाम की, वहाँ सुम अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट की सोच शुरू होती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आकावान साहब आपका। शायद यही हमारा फेलियर है सऊदी अरब की, जिस तरह उन्होंने मिसाल दी कि दोबारा वहाँ पे दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश नहीं आया। हम भी यही बात करते हैं कि शायद हम ही संजीदा नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट की जो हुक्मरान है उनका इशू है, वही बात करें और सही है, उनकी बात दुरुस्त है, उसमें क्या कंट्राडिक्ट करें हम। एक और कॉलर है हसन सियालकोट से। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल कट गया जी। का समी साहब आप इस पे कुछ कमेंट करेंगे? देखिए, मैं तो इस पे इतनी बात कह सकता हूँ कि वो जो सऊदी अरब के अंदर बिलाशुबा वाक़यात बहुत हुए हैं, लेकिन वो इस तरह की दहशतगर्दी नहीं है जिस तरह की हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही। वो तो वहाँ के जो एक इस वक्त किंगडम है, उनका निज़ाम है, ट्राइब्स की हुकूमत है, और वो ट्राइब्स के आपस में झगड़े हैं, वो लोग आते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो इंटायरली उसका एक डिफरेंट है वो पर्सपेक्टिव है उसका, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब ने उसको कंट्रोल किया, बहुत अच्छा किया। और कॉलर की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ भी पॉलिसी इसी तरह बननी चाहिए थी कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस काम को रोकना है, अगर उन्हीं की सफों में बैठे हुए कुछ लोग इस सारे मामले को, इस सारे प्रोसेस को चला रहे हैं, फंडिंग करवा रहे हैं, तो फिर कैसे रुकेगा? आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। आलमी सालिसी अदालत ने किशन गंगा डैम का फैसला भारत के हक में दे दिया है। भारत को दरियाए नीलम पर किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट की तो इजाजत मिल गई है, लेकिन किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट की तामीर से पाकिस्तान का नीलम जहलम मंसूबा मुतासिर होगा। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद से। मियां शाहिद, भारत को तो इजाजत मिल गई, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान का मंसूबा है नीलम जहलम मंसूबा, ये किस हद तक मुतासिर होगा?
शाजिया, अगर ये किशनगंगा डैम जो है वो बन जाता है तो 21% पानी का बहाव जो है वो रुक जाएगा और 969 मेगावाट जो हमारा नीलम झेलम पन बिजली मंसूबा है वो बुरी तरह मुतासर होगा, क्योंकि इस वक्त तक 84 अरब से जायद पैसे जो है उस पर खर्च किए जा चुके हैं। 10 पैसे फी यूनिट तमाम सार्फिन जो है उसके लिए हर महीने जो है वो देते हैं। 26 अरब रुपए जो है वो अभी तक सार्फिन दे चुके हैं। ये सारे का सारा मंसूबा ही नहीं बल्कि 200 किलोमीटर का जो नीलम का इलाका है वो भी ड्राई होने का खदशा है, क्योंकि जो भारत का 330 मेगावाट का किशनगंगा प्रोजेक्ट है वहां से रुख मोड़ा जाएगा दरिया नीलम का और उरी के मुकाम पर दरिया झेलम में फेंका जाएगा। वहां उरी 2 और उरी 1 जो है वो उनके जो 2 पन बिजली मंसूबे हैं वो भी इसी पानी से ही चलेंगे। इसलिए दरिया नीलम की तरफ पानी का जो रुख है वो बिल्कुल उसको मोड़कर उस तरफ करना उनके लिए जो है नागजीर है। और यही वजह है कि हमारा जो मजबूत तरीन मौक़िफ़ था और हमारा मुकदमा जो था वो मजबूत तरीन था, वो हमारे नाअहली की वजह से हम हार गए हैं, क्योंकि हमारा जो वक्त था उसमें जो वकला थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो गैर मुल्की वकला थे। हमारे पास ऐसे वकला शायद या नहीं है या हम उनको हायर नहीं करते। और जो वक्त था उसका हेड जो था वो एक जर्नलिस्ट था, वो कोई भी इस वजारत पानी बिजली या जो कमीशन है इंडस वाटर कमीशन उनमें से कोई भी शख्स इसका जो वक्त में नहीं था। यही वजह है कि 2 साल गुजरने के बाद आज हम मुकदमा जो है वो हार गए हैं। हालांकि जो हमारा मौक़िफ़ था वो इतना मजबूत था कि जो जज थे सालसी अदालत के उन्होंने हमें कुछ ऐसी शिकें बताई थी कि हम एनवायरमेंट के इशू पर इस पर बात कर सकते थे, हमने उस पर भी बात नहीं की और आज ये दिन देखना पड़ा। अच्छा मियां, शायद ये बताइए कि अब आर्बिट्रेशन कोर्ट से तो हम हार गए, क्या हमारे पास कोई और लीगल ऑप्शन बनती है? इसकी कोई अपील हो सकती है या कोई अब इसके सिवा कोई हमारे पास हल नहीं है कि हम बस बैठ के देखें खामोशी से कि वो डैम बन रहा है किशनगंगा प्रोजेक्ट? इससे पहले भी एक मिसाल मौजूद है कि बगरहार का मुकदमा हम हारे थे सालसी अदालत में और उसके बाद कोई भी ऐसा फोरम नहीं बचा था कि हम वहां जाएं। और ये भी ऐसा ही है कि हम सालसी अदालत होती है या आलमी जो अदालत इंसाफ है वो होती है, इन दोनों अदालतों में एक अदालत को चुनना होता है। दोनों मुल्कों ने सालसी अदालत को चुना और इसके बाद कोई और फोरम नहीं है कि वहां पर हम जाके अपना मुकदमा लड़ सके। यही वजह थी कि इस मुकदमे को 2 साल लगे, 2 साल इसकी समाअत होती रही और गैर मुल्क में जाकर। अच्छा अब ये बताइए ये बताइए कि किसी एक्सपर्ट से आपकी बात हुई, क्योंकि ये जो मंसूबा बनाया गया था 969 मेगावाट का, अब पानी का फ्लो कम होगा तो क्या अब इसको मंसूबे को छोटा करना पड़ेगा? उसमें कितने एक्सपेंसेस आएंगे? इसका कोई डिजाइन चेंज करना पड़ेगा या क्या ऑप्शन क्या है इस प्रोजेक्ट के हवाले से? अब असल में ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था ये 1997 से शुरू हुआ है और ये जो 18 साल गुजर चुके हैं इसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सका। अगर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते तो भारत इस प्रोजेक्ट को ना बना पाता, क्योंकि आलमी सालसी अदालत के जो कवानीन है उसमें क्या कहा जाता है, उसमें लिखा गया है कि जो पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाए उसका ही हक होता है। हमने ये प्रोजेक्ट डिले किया। अब मामला यह है कि 900 क्यूमेक पानी जो है वो हमें हर सूरत इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो हम इस प्रोजेक्ट का साइज जो है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिजाइन बन चुका है, जो हमारी टनल्स अब 21 या 30 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, अब उसको कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिजाइन एक ही दफा बनता है और इसकी स्टडी एक ही दफा होती है। अगर इसका साइज कम किया गया तो ये और डिले हो जाएगा। 2016 में कहा जा रहा है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन क्या बनेगा कि सर्दियों में जो पानी का फ्लो बिल्कुल ही नहीं होगा और जो कैचमेंट के एरियाज हैं उसमें सिर्फ 10 नाले हैं जो इस प्रोजेक्ट को पानी देंगे। पीछे का पानी सारे का सारा जो है वो भारत जो है वो तौबा के मुकाम ये आप अभी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप कह रहे थे कि शायद 21% पानी है, लेकिन मैं कुछ देख रहा था तो उसमें वो बता रहे हैं कि शायद 33% तक पानी की कमी हो जाएगी। तो अगर इस तरह कमी होती है तो बिल्कुल ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो रिक्वायर्ड पानी है वो तो नहीं मिल सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ नीलम झेलम अथॉरिटी है और वहाँ की कंपनी है उसके जो जिम्मेदार हैं वो 21% कह रहे हैं, लेकिन पानी ज्यादा रुकेगा, क्योंकि जो हमारा एरिया है पाकिस्तानी एरिया उसमें से मैं जो पहले भी बता रहा था कि 10 नाले हैं जिसका पानी हमें सिर्फ मिलेगा, जो लिंक नाले हैं। बाकी जो मेन दरिया है वो तो उसका तो रुख मोड़ लिया जाएगा और वो सारे का सारा दरिया झेलम में उरी के मुकाम पर डाला जाएगा। 3 प्रोजेक्ट उनके चलेंगे।
भारत के, और वो सारे के सारे जो थे वो मुतनाज़ा थे। उस पर हमने 2 प्रोजेक्ट जो उरी 1 उरी 2 पर इतराज ही नहीं उठाया, हालांकि उस पर इतराज किया जा सकता था और इतराज उठाकर वापस लिया गया जमात अली शाह की तरफ से। और ये जो किशन गंगा है, इस पर हमारा जो इतराज था वो बहुत ही मजबूत था, लेकिन हम शायद अपना मौक़िफ़ उस तरह से पेश नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया शायद आपका। मुझे ब्रेक लेने दें। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये सब कुछ हुआ, मगर जरा गौर फरमाएं कि हमारे मुल्क में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से हम वो पूरी बिजली नहीं ले पा रहे। हम यहाँ 2000 मेगावाट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो तो पूरी नाअहली की दास्तान सामने आ गई ना। वक्त पे आपने नहीं बनाया, आपने इलेक्शन मुकदमा हार दिया। मगर मुझे ये बताएं, यहाँ मामला क्या है? यहाँ बिजली मौजूद है, हम खरीद नहीं सकते, वो इतनी महंगी है। यहाँ पे दवाई मौजूद है, दवाई खरीद नहीं सकते। 83% लोग जो है वो फूके मरवा के मर जाते हैं, यानी नॉन साइंटिफिक मेडिसिन लेके मर जाते हैं। इसको भी बना के आप देख लें, ये सारा सिलसिला, ये सारा कारखाना ही ऐसा है। आपके घर में जो बिजली लगी हुई है, अगर आप वो ही बनवा लें तो आपको, ठीक है, ये मंसूबे आइंदा के लिए आने चाहिए, मगर ये लोड शेडिंग ही ना हो। आप अपने घर में लगे हुए जो आपके वसाइल हैं उनको तो आप पूरा इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो आगे बनाने ये है। सही, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार जहांजेब खान खिची ने मैदान मार दिया है। दादू और ठट्ठा में सिंध असम्बली की सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर भले कितनी तनकीद की जाए, सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन कमजोर नहीं की। लेकिन आपने एक डंडी मारी है, जहांजेब खिची बज़ाहिर आजाद थे, तहरीक इंसाफ की पूरी सपोर्ट थी उन्हें। बिल्कुल तहरीक इंसाफ की हासिल थी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नोमान बाबर से। नोमान, हम बात कर रहे थे वो आजाद उम्मीदवार जहांजेब खान, लेकिन जो उन्हें सपोर्ट थी वो तहरीक इंसाफ की थी। इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के कैंडिडेट बन गई है। हाँ जी शाजिया, बिल्कुल इसमें किसी भी किस्म का शक नहीं है, अभाम नहीं है। जब वो जीते तो उनका भी यही कहना था कि सुनामी तब्दीली लाएगा। बाज़ाहिर वो आजाद उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें तहरीक इंसाफ की फुली सपोर्ट हासिल थी। उन्हें शख्सियती वोट बहुत ज्यादा पड़ा और तकरीबन 35,478 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और जबकि उन्होंने मार्जिन जो दिया है तकरीबन 15,000 से ज्यादा वोटों का दिया है। और इस तरह अगर टर्न आउट सूरत हाल देखा जाए, सुबह गहमा गहमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद लोग 1 बजे के बाद इंतहाई जोर शोर से वहां पर पहुंचे और तकरीबन 45.69% टर्न आउट। अच्छा नौमान, ये बताइए ये तो हमें खबरें मिल गई, ये जो जहांजेब हैं ये कुछ दरमियाने तबके के हैं, छोटे तबके के हैं, या ये भी फ्यूडल हैं? नहीं, ये भी बिल्कुल जागीरदार ही हैं, लेकिन उनका असर रसूख बहुत ज्यादा है। लेकिन लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों के काम करते हैं, उनको इनसे कंसर्न नहीं है कि वो आए वो फ्यूडल हैं या आम बंदे हैं, लेकिन वो लोगों के काम करते हैं। और इसी दिलचस्पी का उन्होंने इजहार किया कि पहले भी हमने काम किए थे और अभी भी करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जो है उनके ये भतीजे हैं, एक्स डिस्ट्रिक्ट नाज़िम। आपका मतलब है कि अच्छी शोहरत के आदमी है और बिल आखिर इलेक्शन से थोड़ा देर पहले इमरान खान को वो मिल गई एक खबर जो वो चाहते थे कि एक उनका उम्मीदवार जीता। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान ने ये जो सीट है खिची साहब की मदद से खींच ली अपनी तरफ। बिल्कुल इसी तरह की सूरत है, सीट बल्कि बिल्कुल अच्छी तरीके से खींची गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन से जो है ये इलेक्शन जीता गया, कामयाब। इसका मतलब हुआ लोगों ने कारकर्दगी की बिना पर इन्हें जो है वो वोट दिया और इन्हें इलेक्ट किया है। बहुत शुक्रिया नौमान बाबर आपका। लोगों की बदलती हुई सोच वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। समी साहब, जनरल इलेक्शन में क्या करने मुझे नहीं पता बदलती हुई सोच है या ठहरी हुई सोच है, लेकिन इमरान खान के लिए ये बड़ी खुशी की खबर है कि उनकी पार्टी का हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन से पहले जीता। इसमें उनके एक वजह यह भी है कि मुस्लिम लीग नून ने मैदान बिल्कुल खुला छोड़ दिया था, उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि उन्हें हिस्सा लेना चाहिए था, मैदान नहीं खुला छोड़ना चाहिए था। लेकिन बहरहाल यहां पर इमरान खान ने आज सीट मारी है और उन्होंने ये बताया कि वो अभी भी मैटर करते हैं। ये जो एक प्रोपेगेंडा था ना कि सुनामी बैठ गई चली गई, ये गलत है और वो जब इलेक्शन आएगा तो उसमें परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और मेरे लिए इतनी बात है कि जो हमारी रिपोर्ट भी दी है, हमारे जो इलेक्शन के हैं जनाब वकील अंजम साहब के, तीनों जगह पे फ्यूडल जीते हैं। तो बहरहाल आगे चलते नहीं फ्यूडल तो जीते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया था मुस्लिम लीग की उस वक्त की क्यादत देखें, वो सारे फ्यूडल थे। फ्यूडल होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे लोग भी होते हैं। तो पाकिस्तान अच्छे फ्यूडल ने बनाया था। तौकीर सादक होना भी कोई बुरी बात नहीं है हजूर, आप छोड़ दे इस बात को। मगर बात यह है कि फ्यूडलिज्म के खिलाफ तो आपकी पार्टी बनी थी, ये पीपल्स पार्टी बनी थी फ्यूडलिज्म के खिलाफ, जिसकी आप इतनी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब आप उसको सपोर्ट करें, आप फ्यूडलिज्म को भी सपोर्ट करें,
हैं, फिर आप जो है वो कल जो ये तो मेरे ख्याल में फ्यूडलिज्म अपनी ही आप कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। फ्यूडलिज्म अच्छा शाजिया, मैं ये थोड़ा ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको सुन ले भाई, आप फ्यूडलिज्म के हामी हैं, हमने मान लिया, आप फ्यूडलिज्म पे एक पार्टी बना दें। नहीं, फ्यूडलिज्म के हरगिज हामी नहीं है। किसकी हामी है? लेकिन अगर किसी के पास पैसा है, किसी के पास कोई जागीर है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो आदमी बेईमान है। ये मुल्क जिन लोगों ने बनाया, वो तमाम मुस्लिम लीग की लीडरशिप, जिन्होंने कहा था मेरे साथ ये खोटे सिक्के हैं, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट कि ये खोटे सिक्कों की मदद से मैंने बनाया है। और अभी मैं आपको बाबर डोगर की स्टोरी दिखा देता हूं कि 1857 की जंग आजादी में जिन लोगों ने यहाँ मुस्लिम कुशी की, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को मारा, उनको जागीरें मिली। और ये बंगाल का एक्ट था, अंग्रेजों ये जागीरदारी यहाँ राइज की। जहाँ टाइम थोड़ा है, मैं इस पे आप प्रोग्राम रख लें। और ये जो फजाइल जागीरदारी है ये किसी दिन और जो ये जो औसाफ हमीदा है आपके जागीरदारों के, उसमें फिर किसी दिन बात कर लेंगे। मेरी स्टोरी रह जाएगी, गरीब आदमी की एक ही स्टोरी है और वो आपकी जागीरदार की बातों में रह जाएगी। यूएनडीपी की ये बताइए कि बाबर डोगर को मार्क्सिस्ट तो नहीं थे? नहीं, मुझे नहीं पता, इनकलाबी तो मुझे नहीं पता। मुझे वैसे सीआईए के मुलाजिम भी नहीं। मैं कहां से सुर्ख निकाल ले? अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सोशलिज्म का वाहिद जो मुतबादिल है इनके पास, वो बदनवानी है और बदनवान लोग हैं। अगर सोशलिज्म का ये मुतबादिल लेके आते हैं तो ये तौकीर सादिक को लेके आते हैं, ये जो है वो मुइन आफ्ताब को लेके आते हैं। आपका निजाम बदनवानी है। जो कत्लो भाई यार छोड़ दे, मैं तो उसका हामी नहीं हूं ना, मैंने उसकी बात की है। मैंने कहा कि ये थीफ है, आप कहते हैं नहीं ये ठीक है। ठीक है। यूएनडीपी ने 30 मार्च 2013 को एक रिपोर्ट देनी है, जरा गौर फरमा लें इनकी जागीरदाराना जमहूरियत की जो हमने ये उठाए हैं। शाजिया, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में जो एनरोलमेंट की फीसद शरह है वो 61% है, जबकि बच्चों की जो प्राइमरी में बच्चे दाखिल होते हैं, बलूचिस्तान में सिर्फ 44% होते हैं, 52% खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमारे जितने पैसे हैं, मतलब पंजाब के जितने पैसे हैं वो सेंट्रल पंजाब पे लग जाते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के पैसे हैं ये यूएन को रिपोर्ट जानी है, वो जो है पेशावर पे लगते हैं या मर्दान पे लगते हैं या बड़े शहर में लगते हैं। इसी तरीके से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 से 24 साल के जो 60% नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं वतन अजीज में इस फ्यूडल डेमोक्रेसी की वजह से। और इसके अलावा यह बताया गया है कि 3.5 मिलियन नौजवान जॉब मार्केट में हर साल जाते हैं और जनाब ये वो उनको नौकरी नहीं मिलती या कम को मिलती है। और साथ ही इसमें यह लिखा गया, क्योंकि टाइम कम है, 10 अरब डॉलर साल के हम सिक्योरिटी इश्यूज पे और वॉर ऑन टेरर पे खर्च करते हैं। हमारी प्यारी जंग जो हमें हमारी फ्यूडल डेमोक्रेसी के नुमाइंदे यहाँ 4 साल से बताते रहे हैं, उसकी कीमत इस मुल्क के बच्चे स्वेट एंड ब्लड और अपने पैसे 10 बिलियन से देते हैं। और जब तक ये आप दुरुस्त नहीं करेंगे और फ्यूडलिज्म को ग्लोरीफाई करते रहेंगे, हमारा अशर यही होगा और कोयटा ऐसी करता रहेगा। ना ये कम्युनिस्ट अफगानिस्तान में आते, ना वहां पे जहाद शुरू होता, पाकिस्तान आज बिल्कुल सारी बुराई से महफूज होता। हम तो कम्युनिस्ट के खिलाफ हैं, आप तो सादिक के साथ एक पार्टी बना लें, उनको अपनी पार्टी का लीडर बना लें। वो आपको कहते हैं आप कम्युनिस्ट की पार्टी बना लें। अगर आप दोनों पार्टी बना लें ना, मैं तो किसी की बात कर रहा हूं, ये तो बात करते हैं हम कहते हैं इनको डिफेंड ना करें, कहते हैं नहीं ये जमहूरी है और करप्शन इनका इनएलिएनेबल राइट है कि करप्शन जमहूरियत का और जमहूर वालों का इनएलिएनेबल राइट। इजाजत दे देंगे कॉलम? अच्छा, मैं ये आज कॉलम जिक्र करना चाह रहा था, नजीर नाजी साहब ने कॉलम लिखा है, उसका उन्वान है खून नाहक। बड़ा अच्छा कॉलम है, इसमें पूरी उन्होंने तफसील बयान की है कि किस तरीके से सेक्टेरियनिज्म का जो जिन है उसने पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिया। लेकिन मैं चंद लाइनें उनकी पढ़ता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने कुछ अच्छी बड़ी जबरदस्त आज उसमें बात की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं ये लिखूं तो शायद गलत ना होगा कि हम पर शिया भाइयों के खून नाहक का कर्ज बहुत देर से चढ़ रहा था और हम उसे अदा करने में कोताही कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि अब खून नाहक का दर्द हम अपने दिलों में महसूस करने लगे हैं। इस दर्द को अब मांद नहीं पड़ना चाहिए। मुल्क भर में शिया और सुन्नी उलमा को आगे बढ़कर इत्तेहाद मिल्लत की मुहिम्मात शुरू करना चाहिए। फ़िरका वाराना नफरत फैलाने वालों को मुआशरे से इस तरह अलहदा करके फेंक देना चाहिए जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। और हमें एक दूसरे का खून बहाने की तरगीब देने वाले ना इस्लाम के दोस्त हैं ना पाकिस्तान के खैर ख्वाह, इन लोगों को मिल्लत से अलहदा करके बेअसर कर देना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी जो बड़ी तफसील से उन्होंने बताया कि ये किस तरह ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान में आई और पड़ी। अच्छा, दूसरा मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें, कॉलम है हसन निसार साहब का जिसका उन्वान है कैसे कैसे लोग। उन्होंने 2 इश्यूज़ इसमें डिस्कस किए हैं। एक तो उन्होंने जो वट्टू साहब बने हैं, दोबारा पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर बने हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये 9 टाइप लोग अपनी ज़ात के लिए बहुत अच्छे हैं
लेकिन बाकी सबके लिए बेफैज होते हैं। इनसे किसी इदारा, पार्टी या तंजीम को फ़ायदा पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूँ समझ लीजिए कि ये नुमाइशी आराइशी पौधे मसलन सरू की मानद होते हैं, जिसका ना साया, ना फल, ना फूल और ना ही उसकी लकड़ी किसी के काम आ सके, यहाँ तक कि जलाई भी ना जा सके। इस किस्म के लोग आपको कभी छांवदार दिखाई भी दें तो उनकी फरेबी छांव से बचें और इन छांव पर झुलसा देने वाली धूप को तरजीह दें, क्योंकि अगर बदकिस्मती से आप इस छांव में बैठ गए तो ये शजर सायादार ऐसे जहरीले कीड़े फेंकेगा कि आप धूप छांव भूलकर जिंदगी मौत के चक्कर में पड़ जाएंगे। और दूसरा जो इशू है वो उसमें उन्होंने एक और जो पंजाब के वज़ीर आला हैं शहबाज शरीफ, उनको भी इसमें लेके आए हैं वो, और उनका कहना ये है कि कमाल हुस्न इत्तफाक है कि मैं 9 और 9 टाइप हजरात पर तबाह आजमाई कर रहा हूं और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि बानी जंगला बस सर्विस शहबाज शरीफ बगैर प्रोटोकॉल मेट्रो बस पर सफ़र कर रहे हैं। यूँ तो गांधी जी और मियाँ शहबाज शरीफ का एक सांस और सतर में जिक्र करना सियासी गुनाह से कम नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ख्याल आया कि जैसे कांग्रेस को गांधी जी का 3rd क्लास में सफ़र 1st क्लास से कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता था, इसी तरह शहबाज का बगैर प्रोटोकॉल सफ़र प्रोटोकॉल से न जाने कितना महंगा पड़ा होगा। बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है और भी बड़ी चीज़ें इन्होंने इसमें वो बताई हैं। और लेकिन जो इस वक्त हमारे मुआशरे में जो दोहरा म्यार है उसकी बड़े एक खूबसूरत अंदाज में उन्होंने निशानदेही की है। ज़बरदस्त कॉलम है उनका। जी बहुत आला उन्होंने बात की है। और ये ख़ास तौर पे ये जो गांधी की बात मुझे याद आई कि ये सरोजनी नायडू ने कहा था कि अगर लोगों को पता चल जाए कि गांधी को गरीब दिखाने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो लोग जो है वो शायद परेशान हो जाए। ये बात शायद उन्होंने अपने कॉलम में भी कही। और उसके पहलू में भी एक खबर थी, मैं देख रहा था कि हमारे जो इमरान रियाज साहब हैं, जितने मजे से आपने कॉलम्स पढ़े हैं ना, मुझे लगता है कि लोग अभी रोजनामा दुनिया खोलेंगे और फौरन नज़ीर नाजिर हसन निसार का कॉलम पढ़ना। लेकिन एक स्टोरी का कल मुझे पता है ब्रेक का प्रोग्राम के खात्मे का अनाउंस करने वाली है, लेकिन कल हम जरूर एक स्टोरी डिस्कस करेंगे जो आज रह गई कि ये जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा है ना, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, वो बरतानिया भी उसका शिकार है। अच्छा। और वहां उनकी जो सेक्रेटरी दाखिला है उन्होंने ये कहा है कि ये जज जो हैं ये जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। अच्छा। खराब कर रहे हैं बरतानिया में, लेकिन वहां पर तौहीन अदालत का कोई नोटिस जारी नहीं। चलें इंशाल्लाह ये हम कल जरूर डिस्कस करेंगे प्रोग्राम का। वैसे जमहूरियत को तबाह करने वालों में जमहूर का जितना, जमहूरी लीडरों का जितना हाथ है, वहां भी जाए तो गलियां हो जाए। लड़ाई ये है कि सेफ हेवन, वहां भी लड़ाई पता क्या सेफ हेवंस की है, माल की लड़ाई है। ये पॉलिटिकल एलीट जो है अब जिस पे कंप्रोमाइज नहीं करना। चलें आपकी ये इंटरेस्टिंग जो बहस है इस पर कल जो है इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए हमें। अल्लाह हाफिज।